करें और बेल आइकन दबाएं यूट्यूब ऐप। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अवेयरनेस पे। पिछले 1000 साल से आप देखो तो भारत की धरती पर बहुत सारी जंगें लड़ी गई हैं, मगर मेरे हिसाब से जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स जो कि भारत की धरती पर लड़ी गई थी, जिनका एक बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट हुआ भारत की हिस्ट्री, भारत के भविष्य पर, वो थी द बैटल ऑफ तराइन। द बैटल ऑफ तराइन 1 एंड द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। इस वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इन दोनों जंगों में हुआ क्या था और जो रिजल्ट निकल के सामने आया इस वॉर का, उसका रीज़न क्या था। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ है हरियाणा का ट्रॉय। यही वो जगह है जहाँ पर बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट और बैटल ऑफ तराइन सेकेंड लड़ी गई थी। इस वीडियो का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, हम बात करेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की, उसके बाद जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन है वो डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश करूँगा गुरिड एम्पायर के बारे में और चौहान एम्पायर के बारे में। जो पहली जंग थी तराइन की, ये लड़ी गई थी 1191 में, और उस वक्त अगर आप देखो तो इंडिया का हाल कुछ ऐसा था। इस तरीके से ये वेरियस एम्पायर में इंडिया बटा हुआ था, और बीच में अगर आप देखोगे तो ये जो दो बड़े एम्पायर थे, चौहान का एम्पायर और घुरिड एम्पायर, इनके बीच होने वाली थी बहुत बड़ी क्लैश पावर को लेके। क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें मॉडर्न डे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का बहुत सारा रीजन, यहाँ पर घुरिड एम्पायर बहुत हद तक फैल चुका था अंडर मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेस करी। अब इसका टारगेट था इंडिया, क्योंकि उसको ये पता था कि इन द एंड अगर एम्पायर को जिंदा रखना है, इसको रेवेन्यू चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग अपने एम्पायर को बनाना है तो इसके लिए इंडिया की कॉन्सिक्वेंस, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया की कॉन्सिक्वेंस और उसकी बहुत बड़ी टेरिटरी अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर मोहम्मद गौरी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो बड़ी चुनौती का नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने आसपास के एम्पायर के साथ या तो डिप्लोमेटिक अलायंस करके या उनको वॉर में हरा के काफ़ी हद तक अपने एम्पायर को फैला दिया था। और अगर हम मॉडर्न डे बॉर्डर के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अपने पीक पर पृथ्वीराज चौहान का एम्पायर इतना फैल चुका था। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि अगर घुरिड एम्पायर को नॉर्थ इंडिया कब जाना था तो उसके लिए पृथ्वीराज चौहान को हराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 1191 आते आते आसपास के किंगडम्स को, पूरे रीजन में ये बात समझ में आ चुकी थी कि बहुत ही जल्द बड़ी यहाँ पे जंग होने वाली है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों के एम्पायर आपस में टकराएंगे, और मोहम्मद गौरी ने इनिशियली आप कह सकते हो प्रोवोकेशन स्टार्ट कर दी थी चौहान एम्पायर की कुछ टेरिटरी कब्जा कर। उसने पहले वटिंडा में एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एक किला था जो कब्जा लिया था, और उसके बाद चौहान पीछे नहीं रह सकते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, मोहम्मद गौरी को डायरेक्टली कॉन्फ्रेंट करने का टाइम आ चुका है, और फिर उसके बाद तराइन की पहली जंग स्टार्ट हुई। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से पूरी वॉर प्ले आउट हुई थी। अब अगर हम बात करें नंबर्स की, तो मोहम्मद गौरी की जो टोटल आर्मी थी, बताया जाता है कि उसका नंबर 20,000 से लेकर 25,000 के आसपास था, जिसमें बहुत सारे कैवेलरी आर्चर्स यानी कि घुड़सवार तीरंदाज थे। पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर था इनकी आर्मी का 50,000, जिसमें बहुत से हाथी थे, कैवेलरी थी, इन्फेंट्री थी। इनके पास भी ऑफकोर्स तीरंदाज थे इनके पास भी, मगर ये घोड़े पे सवार नहीं थे। और ये जो घोड़े पर सवार तीरंदाज थे वो कंपोजिट छोटे से बो का इस्तेमाल करते थे। ये मेन स्ट्रेंथ थी मोहम्मद गौरी की। इन्हीं के दम पर मोहम्मद गौरी ने अफगानिस्तान, ईरान के आसपास मॉडर्न डे पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया कब्जा कर लिया था। और ये जो स्ट्रेटजी है तीरंदाज को घोड़े पर बिठा के अटैक करने की, ये मंगोलों ने भी अपनाई थी, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से। मगर मोहम्मद गौरी को लगा कि ठीक है, ये स्ट्रेटजी मैंने ईरान में यूज करी, अफगानिस्तान में यूज करी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफलता मिली, तो पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट भी यही करता हूँ। मगर ये मोहम्मद गौरी की बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि कैवेलरी आर्चर्स ये तभी इफेक्टिव होते हैं, तभी बड़ा डैमेज कर सकते हैं जब दुश्मन की सेना बिखरी हुई हो। अगर दुश्मन की सेना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में है, एक दूसरे को डिफेंड करना जानती है, तो कैवेलरी आर्चर ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाते हैं। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर पहले सोचा कि ठीक है, फ्रंट अटैक करता हूँ, सीधा आमने सामने। इसने अपने आर्चर्स को ये कहा कि जो सीधा पृथ्वीराज चौहान की आर्मी है, इसके बीचों बीच अटैक करना स्टार्ट करो। इसके आर्चर्स ने तीर बरसाने शुरू किए। थोड़ा बहुत लॉसेस हुआ, मगर पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन थी, इनको प्रॉपर्ली अपनी ढाल का यूज करना आता था, और मोहम्मद गौरी के आर्चर्स ज़्यादा कुछ यहाँ पे कर नहीं पाए। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने सिंपल यही ऑर्डर दिए कि डायरेक्टली यहाँ पर अटैक करो मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी को इस वक्त कुछ पता नहीं था कि क्या करना है,
क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ी सेना थी जिसके पास हाथी थे, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्फेंट्री थी। तो इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान की आर्मी ने एक डायरेक्ट असॉल्ट किया और बहुत सारे मोहम्मद गौरी के सैनिक इस असॉल्ट में मारे गए। नाउ इस दौरान ऑब्वियस सी बात है, मोहम्मद गौरी ने सोचा कि खुद आगे नहीं आना होगा, खुद कुछ करके दिखाना होगा ताकि बाकी सैनिकों का जो मोराल है वो काफ़ी हाई रह सके, क्योंकि इस वक्त तक मोहम्मद गौरी की आर्मी को बहुत लॉसेस हो चुके थे। तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर आगे आने की कोशिश करी, मगर गोविंद राय इनके सामने आ गए। गोविंद राय, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान के भाई थे। हिस्टोरिकल अकाउंट्स हमें यही बताते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान के भाई थे और इन्होंने डायरेक्टली अटैक किया यहाँ पर मोहम्मद गौरी को। और हिस्टोरिकल अकाउंट्स हमें बताते हैं कि इन्होंने भाले से अटैक करके मोहम्मद गौरी को इतना डैमेज कर दिया था कि मोहम्मद गौरी इसी बैटल में मरने वाला था। तभी एक टर्किश सोल्जर्स यहाँ पर आया और उसने मोहम्मद गौरी को यहाँ से घसीटा, इसको यहाँ से उठा के ले गए। अगर वो टर्किश सोल्जर्स, जो बताया जाता है अपने आप में एक खिलजी था, उसने मोहम्मद गौरी को ना बचाया होता तो मोहम्मद गौरी हो सकता है अपने जख्मों की वजह से इसी जंग में मारा जाता। तो इन द वेरी सिंपल वर्ड्स, द फैक्ट फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन की पहली जंग मोहम्मद गौरी के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित हुई थी। इसके कई सोल्जर्स यहाँ पर मारे गए, काफ़ी ह्यूमिलिएशन हुई और जो भी इसके प्लान थे इंडिया में विस्तार करने के लिए, अभी के लिए बिल्कुल फेल हो चुके थे। नाउ पृथ्वीराज चौहान के पास अगर यहाँ पर एक ऑप्शन थी, ऑप्शन यहाँ पर बहुत ही सिंपल थी कि मोहम्मद गौरी वापस जो मॉडर्न डे ऑफ अफगानिस्तान के उस एरिया में जाके छुप गया है उसको चेज करते हैं, उसके पीछे जाते हैं और उसको हंट डाउन करके उसको मारते हैं। मगर पृथ्वीराज चौहान ने डिसाइड किया कि नहीं, अभी वो घायल है, भाग चुका है, उसको जाने दो। एक बहुत ही बड़ी गलती थी ये पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गौरी यहाँ पर हार नहीं मानने वाला था हालांकि, मगर बहुत सी, मैं अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आपको देख के बताऊँ तो हिस्टोरिकल फैक्ट हमें और कुछ पर्शियन हिस्टोरियंस और अफगान हिस्टोरियंस भी ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को चेज इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मोहम्मद गौरी की आर्मी घोड़े का इस्तेमाल जो करती थी वो एक ज़्यादा बेहतर प्रजाति के घोड़े हुआ करते थे, ज़्यादा ताकतवर थे, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो उसको चेज नहीं कर पाए। तो इसके आपके बहुत सारे हिस्टोरिकल अकाउंट्स मिलेंगे, मगर इन द एंड हुआ क्या कि मोहम्मद गौरी वापस अपने गुरिड एम्पायर का जो कोर रीजन है वहाँ पर पहुँच चुका था और अपने जख्मों पर लिटरली मरहम लगा रहा था। सोच रहा था कि अब क्या करूं, कैसे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की जो एक बहुत बड़ी एम्पायर है, चौहान की एम्पायर, उनको कैसे हराऊं। अब यहाँ पर एक आप क्वेश्चन पूछेंगे आप कि मैंने सुना है कि कई किताबों में लिखा है कि मोहम्मद गौरी ने 10-12 बार यहाँ पे अटैक किया था इंडिया पर, हर बार वो हारा, तो वो सब वॉर कौन सी थी? हम ये क्यों कहते हैं कि द बैटल ऑफ तराइन बस 2 ही है, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, बाकी की जो 11 वॉर्स थी उनका क्या था? तो देखिए, ज़्यादातर आपको ये जो 11 वॉर हुई थी उसके डिटेल्स आपको मिलेंगे पृथ्वीराज रासो में, मगर ज़्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि बीच बीच में ऑब्वियसली ये जो घुरिद एम्पायर के सैनिक हैं उन्होंने थोड़ी बहुत यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करी, कभी किसी किले को कब्जा करने की कोशिश करी, कभी साउथ से अटैक करने की कोशिश करी, मगर छोटे मोटे अटैक जो थे इसको फेल कर दिए गए। इवेंचुअली जो 2 बड़ी जंगें लड़ी गई थी चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, वो थी द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। नाउ सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि घुरिद एम्पायर और चौहान एम्पायर के बारे में आपको बताऊँ, तभी आप समझ पाएंगे कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कितनी इंपॉर्टेंट थी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें घुरिद एम्पायर की, तो इन लोगों की एक अपनी यूनिक स्ट्रगल थी, अपने आप में इनका भी एक अपना कहानी था। हम अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो हो सकता है यहाँ पर आप एक क्वेश्चन भी पूछे कि घुरिद एम्पायर, अच्छा इन्होंने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया था, तो क्या वे वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ पे भी अटैक किया था, सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा था, तो क्या ये वही लोग हैं? तो इसका आंसर है नहीं, वे लोग दूसरे थे। वो था गजनीवाद एम्पायर। गजनीवाद एम्पायर शुरू हुआ था 975 में और ये एम्पायर ख़त्म हो गया था 1187 में, और गजनीवाद एम्पायर से निकला था महमूद गजनी, जिसने कई बार भारत को लूटा, यहाँ पर लूटमाट करी, सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया। वो महमूद ऑफ गजनी गजनीवाद एम्पायर का था। जब गजनीवाद एम्पायर अपनी पीक पर था तो उस वक्त घुरिद एम्पायर एग्जिस्ट भी नहीं करता था, और जो महमूद गजनी का एम्पायर था उसको एक्चुअली ये घुरिद लोग नफरत करते थे उससे, क्योंकि महमूद गजनी काफ़ी बार क्या करता था कि घुरिद लोग जो कि बेसिकली अफ़गानिस्तान के घोर रीजन तक सीमित थे,
जो मोहम्मद गौरी जहाँ से निकला था, ये एरिया था अफ़गानिस्तान का। उस वक्त तक बहुत ही छोटा सा ट्राइब था, ये बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस इनके पास थे। जब महमूद गजनी का एम्पायर जब भी कहता था कि चलो वॉर पे जाना है, ईरान की तरफ से कोई वॉर लड़नी है, इंडिया की तरफ से कोई वॉर लड़नी है, तो इनको लिटरली रेंट पर ये लोग हायर करते थे वॉर लड़ने के लिए। मगर धीरे धीरे अफ़गानिस्तान में इस रीजन के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि एक बार अगर मोहम्मद गजनी मर गया, इसका एम्पायर डिक्लाइन कर गया, तब हम लोग विस्तार कर सकते हैं, हम लोग गजनीबाद एम्पायर को रिप्लेस कर सकते हैं और फिर सामने आएगा घुरिद एम्पायर। और हुआ भी यही। जो घुरिद एम्पायर था अंडर मोहम्मद गौरी, इसने रातों रात गजनीबाद साम्राज्य को रिप्लेस कर दिया। और जो घुरिद एम्पायर था, इसके सपने एक्चुअली महमूद गजनी से भी बड़े थे। महमूद गजनी बेसिकली करता क्या था, इंडिया में आया, लूटमाट करी और भाग के चला गया। मगर मोहम्मद गौरी के प्लान ज़्यादा बड़े थे। उसका ये सोचता था कि क्यों ना दिल्ली कब्जाई जाए, क्यों ना राजस्थान कब्जाया जाए, क्यों ना एक लार्ज एम्पायर बनाया जाए, लूटमार में क्या रखा है, क्यों ना एक ह्यूज एम्पायर यहाँ पे स्थापित किया जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि मोहम्मद गौरी के सपने उस टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, क्योंकि उसके पहले किसी भी इस्लामिक रूलर ने दिल्ली पर राज नहीं किया था। मोहम्मद गौरी का प्लान ये था कि पृथ्वीराज चौहान को हराकर ये पहला इस्लामिक रूलर बनना जिसका दिल्ली तक राज होता। मगर मोहम्मद गौरी के सामने एक जो बहुत बड़ा चैलेंज था, पृथ्वीराज चौहान वो भी दूसरी तरफ रेडी हो रहे थे, क्योंकि उनको ये पता था कि मोहम्मद गौरी हार नहीं मानेगा। ये अफ़गानिस्तान वापस गया है, ये अपने घाव बढ़ेगा, फिर से सोल्जर्स इकट्ठे करेगा और एक बड़ी आर्मी इकट्ठा करेगा और फिर से अटैक करने की कोशिश करेगा। आज नहीं तो कल सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होनी ही है। और सेकेंड और बैटल ऑफ जो तराइन थी वो हुई किस साल, तो देखिए पहली जंग 1191 में हुई थी, दूसरी बड़ी जंग है जो सीधा अगले साल 1192 में हुई। मोहम्मद गौरी को इतनी जल्दी थी भारत कब्जाने में। तो खैर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कुछ महीने पहले आप देखो तो चौहान का एम्पायर काफ़ी हद तक फैल चुका था। जो सारा एरिया आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वापस चौहान एम्पायर के पास आ चुका था। भटिंडा में जो घुरिद एम्पायर ने एक किला कब्जाया था, ये भी इन्होंने वापस ले लिया था ऑल टुगेदर। और चौहान एम्पायर ने, पृथ्वीराज चौहान ने बार बार ये कोशिश करी कि जो गढ़वाल एम्पायर है यहाँ पर, उस वक्त यहाँ के जो राजा जयचंद्र थे, इनके साथ एक अलायंस फॉर्म हो जाए ताकि घुरिद एम्पायर से दोनों मिलकर लड़ पाए। मगर गढ़वाल एम्पायर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आया। उल्टा पृथ्वीराज चौहान को अगर आप देखो तो कॉन्स्टेंटली यही सोचना पड़ा कि घुरिद एम्पायर तो यहाँ पर अटैक करेगा, मोहम्मद गौरी तो यहाँ से अटैक करेगा, पीछे से गढ़वाल एम्पायर अटैक ना कर दे। जब चौहान एम्पायर की वार खत्म होती है तब घुरिद एम्पायर से तो कॉन्स्टेंटली इनको यहाँ पर लड़ना ही था। और साथ ही ये भी सोचना पड़ रहा था कि कहीं हम टू फ्रंट वॉर में यहाँ पे मैं नहीं लड़ पाऊँ। और अगर उस वक्त 1192 के आसपास गढ़वाल एम्पायर के साथ चौहान एम्पायर की एक अलायंस हो जाती तो दोनों मिलकर घुरिद एम्पायर से लड़ते, तो हो सकता है कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का जो रिजल्ट है ये ऑल टुगेदर काफ़ी हद तक डिफरेंट होता। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। नाउ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि गढ़वाल एम्पायर के साथ उनकी अलायंस इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि एक रिलेशनशिप का इशू था यहाँ पर, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी ने गढ़वाल के जो राजा जयचंद्र थे उनकी बेटी से शादी कर ली थी और इस शादी के अगेंस्ट जयचंद्र थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर उनकी बेटी को भगा के ले गए थे। मगर ये वर्जन प्राइमरली मैं आपको बता दूं मिलेगा पृथ्वीराज रासो में, जो लिखी थी चंद्रवरदाई ने, जो पृथ्वीराज चौहान के एम्पायर में इनके पोएट थे। बाकी और जो हिस्टोरियंस है, पर्शियन हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस जो अलग रीजन के हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर ये रिलेशनशिप का इशू नहीं था। एक्चुअली काफ़ी जगह ये डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलता है कि क्या पृथ्वीराज चौहान ने सच में सहयोगिता को इस तरीके से भगा के इसके साथ शादी करी थी या फिर अलग तरीके से शादी हुई थी। खैर ईदर वे इसको लेकर बहुत सारे आपको हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे, बट प्राइमरली आप यही कह सकते हैं कि गढ़वाल एम्पायर को हेल्प करनी चाहिए थी और चौहान एम्पायर की, मगर इन्होंने नहीं करी। नाउ फिर हम आते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन पे। जी हाँ, वॉर ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाली थी। तराइन में जो दोनों आर्मी है के कैंप है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दोनों आर्मी के कैंप रेडी थे, मगर वॉर शुरू नहीं हुई थी। कैंप यहाँ पे लगे हुए थे, दोनों आर्मी एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे थे कि पहले कौन मूव करेगा। कई दिनों तक एक्चुअली कैंप लगे रहे, वॉर स्टार्ट नहीं हुई।
और चौहान्स का अगर आप देखो इंडिया में बाकी एम्पायर के बीच भी अगर आप देखो तो ये बहुत सी सिंपल सा रूल होता था कि अगर जंग लड़ी जाएगी तो दिन में लड़ी जाएगी, जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद जंग नहीं लड़ी जाएगी। मगर मोहम्मद गौरी को इन सब रूल्स से कोई इज्जत नहीं थी, इन सब रूल्स की। मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की शुरुआत से पहले रात को पृथ्वीराज चौहान की आर्मी पर अटैक कर दिया, उनके जो कैंप्स थे उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इससे आप कह सकते हैं कि चौहान्स को कुछ लॉसेस हुए, इनकी आर्मी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक शॉक्ड थी कि आज के समय में हमें ऐसे दुश्मन से लड़ना पड़ रहा है जो कि रात को भी अटैक कर सकता है। मोहम्मद गौरी वाज डिस्परेटेड फॉर विक्ट्री। उसको इस वक्त पड़ी नहीं थी कि रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, ऑनर क्या होता है। ही जस्ट वांटेड अ विक्ट्री। तो मोहम्मद गौरी के कायरतापूर्ण पहले अटैक के बाद वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे ही दिन शुरू हुआ दोनों आर्मी प्रिपेयर्ड हुई और दोनों इस बार एक्चुअली मोहम्मद गौरी के पास एक स्पेशल प्लान था। उसने यहाँ पर सोचा कि पहले की तरह इनसे 1 to 1 नहीं लड़ूंगा, क्योंकि 1 to 1 अगर लड़ लिया तो पृथ्वीराज चौहान बहुत बुरी तरीके से कुचल देंगे मोहम्मद गौरी की पूरी आर्मी को। क्योंकि इस बार भी अगर आप देखोगे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो मोहम्मद गौरी की आर्मी की टोटल नंबर थी 1,20,000 के आसपास, हिस्टोरियंस हमको बताते हैं। मगर पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को अगर आप इनकी साइज को देखोगे तो इनकी आर्मी का साइज था 3 लाख, जो कि एक मैसिव आर्मी थी। मोहम्मद गौरी को यह पता था कि ये आर्मी अगर जुड़ी रही, एज अ यूनिट लड़ी, तो भूल जाओ कि मोहम्मद गौरी से कुछ होने वाला है। इनको अलग करना होगा। आपने जो इनके घुड़सवार हैं, इनकी कैवेलरी आर्चर्स है, इनका इस्तेमाल करके हाथियों को एक जगह लेके चले जाओ, इन्फेंट्री को एक जगह लेके चले जाओ। बेसिकली पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को ये चाहते थे कि फैला दे, ताकि बाकी जो इनकी कैवेलरी आर्चर्स हैं इनको थोड़ा एडवांटेज मिल जाए। और इन्होंने किया भी ऐसा ही। यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से मोहम्मद गौरी की आर्मी ने इनके फ्लैंक्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप पूछोगे फ्लैंक्स क्या होते हैं, तो फ्लैंक्स होते हैं दोनों कोने, लेफ्ट एंड राइट। ये जो दोनों कोने होते हैं, यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने पहले अटैक करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर लेफ्ट फ्लैंक को आर्मी से अलग कर दिया गया। लगातार तीरों की बौछार यहाँ पर होती रही और बहुत ही ये एनोइंग था पृथ्वीराज चौहान की आर्मी के लिए, क्योंकि मोहम्मद गौरी कि ये जो घुड़सवार आर्चर्स थे ये तीर मारकर भाग जाते थे और ये इनकी स्पेशलिटी थी, तीर मार के भाग जाओ और भागते हुए भी लगातार तीर से अटैक करते रहो। तो जो यहाँ पर हाथी थे, घुड़सवार थे, इन्होंने इसको चेज़ किया और चेज़ करते करते इनको काफ़ी लॉसेस हो चुका था। एक्चुअली इनको करना क्या चाहिए था कि एज ए यूनिट इकट्ठा रहते, डिफेंड करते और फिर उसके बाद एक सिंगल असॉल्ट करते, मगर ये आप कह सकते हैं टैक्टिकल एरर हो गया था इस बैटल में। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो मोहम्मद गौरी ने लगातार यहाँ पर अटैक कर करके बहुत सारे जो यहाँ पर हाथी थे उनको इतना डैमेज कर दिया था कि वॉर में इनका अब कोई खास रोल बचा ही नहीं था। और फिर साथ साथ हमने ये भी देखा कि दूसरा फ्लैंक जो कि राइट फ्लैंक था, यहाँ पर भी ये लोग अटैक करते रहे। यहाँ से भी कई सोल्जर्स थे जो कि आगे हो गए, जो ऑल टुगेदर पृथ्वीराज चौहान की आर्मी काफ़ी हद तक फैल गई थी और इनके लॉसेस बढ़ते जा रहे थे। और जो ये टैक्टिक थी, जो वॉर टैक्टिक मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर यूज़ किया था, इसको आज के समय में हम कैराकॉल टैक्टिक कहते हैं, जो कि बहुत ही एक सिंपल टैक्टिक थी। देखो अगर आप अभी के टाइम से, मगर उस टाइम के हिसाब से आप देखो तो ये एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। यहाँ पर ये लोग करते क्या थे कि जो घुड़सवार तीरंदाज है वो एक के बाद एक अटैक करते थे इन अ सर्टेन सर्कल, क्योंकि अगर आप देखो तो एक बार एक तीरंदाज अगर तीर मार देता है तो उसको वापस से रीलोड करने में टाइम लगेगा। वो टाइम ये वेस्ट नहीं करना चाहते थे। जैसे ही उसने तीर मार लिया वो वापस पीछे चला गया लाइन में, और जब पीछे जा रहा होगा तो लाइन में जो अगला तीरंदाज है वो आगे आ जाएगा और वो कंपोजिट वो भी फिट कर लेगा। उस दौरान जब ये पीछे जा रहा होगा तो दूसरा तीरंदाज आगे आ जाएगा और अटैक करेगा। सिमिलरली ये जो कैराकॉल टैक्टिक है आगे बढ़ते रहेगा और इस दौरान अगर मान लीजिए दुश्मन अगर आपके आगे आ जाता है अटैक करने के लिए, तो सर्कल बस थोड़ा बहुत पीछे हटता और लगातार तीरों की बौछार यहाँ पर होती रहती। इट वॉज अ वेरी एनोइंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, मगर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टैक्टिक थी वॉर में। तो ये जो कैराकॉल टैक्टिक है ये इस्तेमाल कर करके मोहम्मद गौरी ने काफ़ी डैमेज कर दिया था पृथ्वीराज चौहान की आर्मी को। और यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज चौहान जी ने बहुत, मैं ज़्यादा कहूँगा कि एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो खुद आगे आ गए यहाँ पे वॉर में। जो गलती करी थी मोहम्मद गौरी ने बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट में,
कि वो खुद आगे आ गया था, इस बार उसने अपनी गलती नहीं करी। ही मेड श्योर कि कभी ये खुद इस बैटल में आगे नहीं आ पाएगा। तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर खुद आगे आ गए और इस दौरान बाकी की आर्मी को काफ़ी हैवी लॉसेस हुए। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी की आर्मी ने कैप्चर कर लिया। अब इससे होता क्या है कि बाकी जो सोल्जर्स लड़ रहे थे उनका मनोबल काफ़ी हद तक गिर गया। जब राजा को कोई कैप्चर कर लेता है तो देखिए इस तरीके से सेकेंड बैटल ऑफ तराइन प्ले आउट हुई थी और चौहान एम्पायर की यहाँ पे हार हुई थी। और मोहम्मद गौरी का यहाँ पर जो सपना था पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपना एम्पायर मॉडर्न डे ईरान, मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान, मॉडर्न डे पाकिस्तान और ऑल टुगेदर उत्तर प्रदेश का जो बहुत बड़ा लैंड है यहाँ तक फैला देना, यह फाइनली रियल हो चुका था। अब इस दौरान मैं यहाँ पर यह भी ऐड कर दूं कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने उसके बाद जयचंद्र को भी हराया। अजीब बात देखिए, एक के बाद एक दोनों हारे। अगर ये दोनों इकट्ठा लड़ते तो जीतने के चांसेस उनके काफ़ी हद तक बढ़ सकते थे। ओवरऑल नॉर्थ इंडिया में जो पहली एक इस्लामिक इन्वेजन हुई थी, यहाँ पर इवेंचुअली एक एम्पायर फैला दिया गया था। ये रुक सकता था, घुरिद एम्पायर रुक सकता था अगर दोनों जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान मिलकर यहाँ पे आपस में साथ लड़ते तो, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और अगर हम बात करें कि इस वॉर के बाद क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जी के साथ क्या हुआ था, तो देखिए इसके बहुत सारे आपको अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर जो पर्शियन अफ़गान हिस्टोरियंस है ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान ले गया था। अब यहाँ पर उसके साथ क्या हुआ उसको लेकर बहुत सारे आपको वर्जन देखने को मिलेंगे। जो पृथ्वीराज रासो है वहाँ पर ये बताया गया है कि चंद्रवरदाई भी इसके पीछे पीछे पृथ्वीराज चौहान से वहाँ पे मिलने के लिए अफ़गानिस्तान चला गया। और जब ये अफ़गानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान को मिलता है तो ये बहुत हैरान था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की दोनों आँखों को डैमेज कर दिया गया था। और साथ ही यहाँ पे ये भी लिखा है कि मोहम्मद गौरी को इन द एंड पृथ्वीराज चौहान मार देते हैं एक तीर से। उसके लेकर बहुत ज़्यादा एक इलेबोरेट स्टोरी है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज रासो में, मगर ज़्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर जेल कर दिया गया था और इवेंचुअली इनको अफ़गानिस्तान में ही मार दिया गया था। और बीच में अगर आप देखो तो ये न्यूज़ भी आई थी कि पृथ्वीराज चौहान के जो ग्रेव है अफ़गानिस्तान में ये भी मिले हैं। और 2020 में अगर आप देखो तो सितंबर 2020 में ही बहुत सारे जो यूके बेस्ड हिंदू एक्टिविस्ट हैं उन्होंने सरकार से ये भी कहा कि पृथ्वीराज चौहान का जो रिमेन्स आज भी अफ़गानिस्तान में है इसको वापस लाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से इसका एक बार हमें विसर्जन करना चाहिए। जो लास्ट राइट है यहाँ पे वो हमें कंप्लीट करना चाहिए। तो इसकी भी डिमांड रिसेंटली उठी थी, बट हमें 100% एक्चुअली पता ही नहीं है कि इनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या था एट द एंड। वेयर एज मोहम्मद गौरी को अगर आप देखो तो इसका एक मकबरा आपको मिलेगा इन द मॉडर्न डे ऑफ पाकिस्तान। और जो दो बैटल्स थी, बैटल ऑफ तराइन 1 एंड द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, इनके बाद हमने देखा कि लगातार फिर से बहुत इस्लामिक रूलर ने इंडिया पे अटैक किया, काफ़ी कब्जा किया और एक अलग तरीके से सीरीज ऑफ इवेंट्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। काफ़ी बार हिस्टोरियन सोचते हैं कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की अगर रिजल्ट कुछ और होता तो इंडिया ही ऑल टुगेदर डिफरेंट होता, मॉडर्न डे पाकिस्तान ऑल टुगेदर डिफरेंट होता। तो हिस्ट्री पर इन दो बैटल्स का जो इम्पैक्ट था ये वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।